मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है। This is the reality of Manipur today, where the streets echo with gunfire, fear hangs in the air, lives are being lost and people are left begging for peace. 3 साल पहले मणिपुर में जो आग लगी थी उसकी लपटें अभी तक धधक रही हैं और इस बार उस आग ने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को निगल लिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज सब इस पे चुप बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी बंगाल इलेक्शन में रैली करते हुए झालमुड़ी खाने में बिजी हैं। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। और मीडिया उसे कवर करने में। उधर मणिपुर के लोग चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे स्टूडेंट का लाइफ सब बर्बाद हो चुका है, क्यों चुप रहे हो आप? We want to live in peace. All we want is justice. Is that only we ask for? Is it too much? इस सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को बने हुए 3 साल होने को आ गए और मणिपुर के लोग अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। माँ की मन की बात है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाई बजे यम फजो हाई नहीं अदुबो ngasiदी बेटी बेटी करो। लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन निकलता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। 3 साल पहले मैंने इस वीडियो में मणिपुर का पूरा इशू डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मणिपुर में सिचुएशन किस हद तक बिगड़ गई थी, कितना वायलेंस हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत थी, मैंने सब कुछ आपको बताया था। और आज लगभग 3 साल बाद 7 अप्रैल की रात को करीबन 1 बजे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव मोइरांग त्रोंग लॉबी में एक घर के अंदर एक रॉकेट आकर गिरता है और उसमें 2 बच्चों की हो जाती है। और उसके बाद अब मणिपुर एक बार फिर से 3 साल पहले वाली कंडीशन में लौटता हुआ दिख रहा है। जो विजुअल्स मणिपुर से आ रहे हैं उनमें मणिपुरियों की बेबसी दिखाई दे रही है और जिस तरह से ये सारा कुछ इग्नोर किया जा रहा है ये देख के वाकई दिल टूट जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम वो बात करेंगे जो करनी चाहिए पर कोई कर नहीं रहा है। क्या हुआ इन 3 सालों में, क्या आखिर चेंज हुआ, क्या चेंज होना चाहिए था पर नहीं हो पाया, प्रेसिडेंट रूल लगाने से हमको क्या अचीव हुआ और 7 अप्रैल के बाद अब मणिपुर कहां पर खड़ा है और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। आइए देखते हैं। देखो, मणिपुर को समझने के लिए सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। पूरा स्टेट ज्योग्राफिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है वैली रीजन जो स्टेट का सिर्फ 10% एरिया है और दूसरा है सराउंडिंग हिल्स जो 90% एरिया को कवर करता है। वैली में रहते हैं मैतेई लोग जो मेजॉरिटी हिंदूज हैं और पॉपुलेशन का 60% हिस्सा है, और हिल्स में रहते हैं कुकीजो और नागा ट्राइब्स जो मोस्टली क्रिश्चियंस हैं और पॉपुलेशन का 40% हिस्सा है। अब ये जो मैतेई लोग हैं ये SC और OBC में आते हैं, बट कुकीजो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। इसका मतलब है कि हिल्स में जो जमीन है वो ट्राइबल प्रोटेक्टेड है। मैतेई लोग वहां पर जमीन खरीद नहीं सकते हैं। ये कानून काफी पहले से चला आ रहा है ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके पीछे लॉजिक ये था कि मैतेई लोग ऑलरेडी वैली में डोमिनेंट हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनका काफी ज्यादा हिस्सा है, ज्यादातर इकोनॉमी भी उनके हाथ में, इसलिए एटलीस्ट हिल्स में जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां की जमीन पर हक सिर्फ उन्हीं का रहना चाहिए। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि मैतेई कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाए, और एग्जैक्टली यहीं से सारा का सारा इशू शुरू होता है। कुकीजो कम्युनिटी को लगा कि अगर मैतेई को भी ST स्टेटस मिल गया तो हिल्स में ये लोग जमीन खरीदने आ जाएंगे, जो नौकरियां उनके पास पहले रिजर्व होती थी वो भी इनको मिलने लगेंगी। स्लोली डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा और वैली के साथ साथ हिल रीजन में भी मैतेई कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करने लगेंगे। तो उनके लिए ये सर्वाइवल का क्वेश्चन बन गया। इसके बाद 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाली, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। जवाब में मैतेई ग्रुप्स ने काउंटर रैलीज निकाली और देखते ही देखते इन रैलीज में वायलेंस शुरू हो जाती है। चूड़ाचंद्रपुर, बिष्णुपुर, इम्फाल, हर जगह से वायलेंस की खबरें आने लगी। लेकिन अकेला हाई कोर्ट का ऑर्डर इतने बड़े वायलेंस की वजह नहीं थी, ये सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। असलियत में ये टेंशन कई महीनों से धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी। असल में उस समय के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह की गवर्नमेंट ने हिल्स में एनक्रोचमेंट के नाम पर एविक्शन ड्राइव्स चलाई थी, चर्चेस डिमोलिश किए गए थे, एक वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन चलाया गया था जिसमें काफी सारे कुकी कम्युनिटीज टारगेट में आ गए थे क्योंकि वहां पर ओपीएम की खेती काफी ज्यादा होती थी। इसके साथ ही आरामबाई तेनगोई और मैतेई लिपुन जैसे हार्ड लाइन मैतेई आर्म्ड ग्रुप्स को सरकार का पैट्रनेज मिल रहा था, और ये वही ग्रुप्स हैं जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग एंटी कुकी सेंटिमेंट दिखता है। मतलब वायलेंस के लिए स्टेज सेट हो रहा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और फिर यही चिंगारी ऐसी भड़की जिसकी आग पूरे मणिपुर में लग गई। चर्चेस, टेंपल सब वैंडलाइज किए गए, कुल 386 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स तबाह किए गए, पुलिस आर्मरीज लूट ली गई। अक्टूबर 2023 तक 6000 से ज्यादा हथियार और 6 लाख राउंड ऑफ एम्यूनिशन लूट लिया गया था,
जिसमें मोर्टार, ग्रेनेड, पुलिस यूनिफॉर्म, बुलेट प्रूफ वेस्ट सब कुछ शामिल था। हालत ऐसी थी कि ये तक पता नहीं चल रहा था कि कौन पुलिस वाले हैं और कौन अटैकर्स हैं। और फिर 19 जुलाई 2023 को एक वायरल होती है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 2 कुकीज़ो विमेंस को एक मैती मॉब पकड़कर कपड़े उतारकर परेड करवाती है, ग्रोप करती है और अलेजेडली खेत में ले जाकर इनके साथ असॉल्ट करती है। ये इंसिडेंट 4 मई का था, पर वीडियो बाहर आने में 2 महीने लग गए। पूरी दुनिया में इस वीडियो को लेकर भारत की बेइज्जती हुई। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने इस इंसिडेंट को एक्सटेंसिवली कवर किया। ये वही समय था जब मोदी जी ने पहली बार मणिपुर पर कुछ बोला था, और वो भी तब जब वीडियो वायरल हुआ और चुप रहना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। फिर 2024 आया, वायलेंस थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी थी। रिलीफ कैंप में अभी भी 50-60 हजार लोग पड़े थे, पर रोजमर्रा के खून खराबा जो था वो कम हो गया था। सबको लगा कि शायद अब नॉर्मलसी वापस आ जाएगी, पर अंदर ही अंदर आग अभी भी सुलग रही थी। बीरेन सिंह की सरकार पर सवाल उठने लगे थे। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में मणिपुर की दोनों पार्लियामेंट्री सीट्स बीजेपी हार जाती है। इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर दोनों कांग्रेस ले जाती है। मणिपुर में बीजेपी के खुद के सपोर्ट बेस यानी मैती कम्युनिटी भी अब उनसे नाराज दिखाई दे रही थी, और कुकी कम्युनिटी तो बीजेपी से बात करने तक को तैयार नहीं थी। फिर बीच में एक बड़ा झटका लगता है। एक लीक्ड ऑडियो टेप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने ये टेप्स फाइल की थी, जिसमें एलिजेडली बीरेन सिंह खुद अपने लिए क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ही वायलेंस को इंस्टिगेट किया है। ट्रुथ लैब्स नाम की एक फॉरेंसिक एजेंसी ने इनिशियली 93% सर्टेनिटी के साथ ये कहा था कि ये आवाज बीरेन सिंह की है। बाद में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने टेक्निकल रीजंस पर रिजल्ट्स को चैलेंज किया, और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। पर पॉलिटिकल डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। बीजेपी के कोएलिशन पार्टनर एनपीपी ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। पार्टी के अंदर ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला था, और फाइनली 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह रिजाइन कर देते हैं। 2 साल की वायलेंस के बाद जब सिचुएशन टोटली बिगड़ गई, तब जाकर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ी। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद 1 साल तक स्टेट को ऐसे ही चलाया गया। फिर जाके 4 फरवरी 2026 को एक नए चीफ मिनिस्टर आते हैं, युमनाम खेमचंद सिंह। Yumnan Khemchand Singh, a 2-term MLA and senior BJP leader, has emerged as the party's choice for chief minister. बीजेपी के ही नेता हैं, पर एन बीरेन सिंह से इनकी इमेज काफी अलग थी। और इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि स्वेरिंग इन सेरेमनी में पहली बार 2 कुकीज़ो एमएलएज इम्फाल आए। ये छोटी बात नहीं थी। 3 साल से कुकी लीडर्स इम्फाल आने को तैयार नहीं थे, और फाइनली उन्होंने एक मैती चीफ मिनिस्टर के स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड किया था। खेमचंद सिंह ने आते ही डायलॉग्स पे जोर दिया। दिसंबर 2025 में ही सीएम बनने से पहले वो एक कुकीज़ो रिलीफ कैंप में एक चर्च के अंदर विजिट करने गए थे। ये पहली बार था जब कोई बीजेपी मैती लीडर एक कुकी रिलीफ कैंप में गया था। फिर पिछले महीने 21 मार्च को उन्होंने मैती और कुकीज़ो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच पहली डायरेक्ट डायलॉग मीटिंग कंडक्ट करी। ये 3 साल में ऐसी पहली मीटिंग हुई थी। अप्रैल में उन्होंने कुकी एमएलए के घर पे जाके उनसे मुलाकात करी, और ये भी अपने आप में काफी बड़ा जेस्चर था। उखरूल में उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से बात करी। ये सब देख के लग रहा था कि शायद अब कुछ चेंज होने वाला है। शायद 3 साल बाद फाइनली मणिपुर में शांति आ सकती। और एग्जैक्टली तभी जब सबको लग रहा था कि सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, 7 अप्रैल 2026 को ये रॉकेट अटैक होता है, और एक बार फिर से मानो किसी ने रीसेट बटन दबा दिया। 7 अप्रैल की रात को मणिपुर के गांव में 5 साल का लड़का और उसकी 5 महीने की बहन दोनों घर के अंदर अपने मां के साथ सो रहे थे। पापा बीएसएफ में थे, ड्यूटी पर गए हुए थे। करीबन 3 किलोमीटर दूर से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉसिबली एक इम्प्रोवाइज रॉकेट या मोटार था, और ये सीधा इनके घर पे आके गिरता है। दोनों बच्चे ऑन द स्पॉट दम तोड़ देते हैं, और उनकी मां क्रिटिकली इंजर्ड हो जाती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट कर दी जाती है। एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि प्रोजेक्टाइल 3 किलोमीटर दूर से फेंका गया है, यानी कि यहाँ पर कोई कैजुअल मॉब अटैक नहीं था। इसके पीछे ठीक ठाक प्लानिंग और टेक्निकल कैपेबिलिटीज इन्वॉल्व थी। बाद में एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें एक मिलिटेंट ग्रुप का नाम आया, यूनाइटेड कुकी नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये वो ग्रुप है जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी नहीं है। 5 मिलिटेंट्स को एनआईए ने अरेस्ट किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी अच्छे से चल नहीं पा रही, क्योंकि बिष्णुपुर चूड़ा चंद्रपुर हाईवे है, वो 2 हफ्तों से ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्राइम सीन के आसपास की सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिल पा रही है। जिस वक्त ये न्यूज फैली कि 2 बच्चों की डेथ हुई है, लोगों का गुस्सा फट पड़ा। करीब 500 मैती प्रोटेस्टर्स बिष्णुपुर चूड़ा चंद्रपुर बॉर्डर पर गेलमोल विलेज के सीआरपीएफ कैंप पे धावा बोल देते हैं। यहाँ पर गाड़ियां जलाई जाती हैं। सीआरपीएफ को क्राउड डिस्पर्स करने के लिए फायरिंग करनी पड़ती है, और 3 प्रोटेस्टर्स की जाती है, और 20 लोग इंजर्ड होते हैं। एक ही दिन में टोटल 5
हो जाती हैं। 10 अप्रैल को ही उखरुल डिस्ट्रिक्ट के ही मोंगोट चेपू विलेज में कुकीजो मिलिटेंट्स और तेंकुल नागा विलेज वॉलंटियर्स के बीच में फायरिंग हो जाती है और क्रॉस फायर में एक बीएसएफ कांस्टेबल मिथुन मंडल जाते हैं जो वेस्ट बंगाल से थे। 18 अप्रैल को NH 202 पर टीएम कैसोम विलेज में एक एम्बुश होता है जिसमें 2 तांगखुल नागा सिविलियंस जाते हैं जिसमें से एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी के पर्सनल थे और इनके साथ 2 और लोग इंजर्ड भी होते हैं। ये एम्बुश भी कुकी मिलिटेंट्स ने किया था। और फिर इम्फाल वैली में प्रोटेस्ट ने अलग ही रूप ले लिया। मैरा पाइबीस ये मैती कम्युनिटी की विमेन कलेक्टिव है जो मणिपुर में एक पावरफुल सिविल सोसाइटी फोर्स है। इन्होंने नाइट टॉर्च रैली निकालनी शुरू कर दी। कोइरेंग गई, हात्ता गोलपट्टी, काकचिंग, मयाई लांबी, हर जगह रात को हजारों औरतें टॉर्च के साथ सड़कों पे उतर आती हैं। 5 दिन का टोटल शटडाउन अनाउंस हो जाता है। मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए जाते हैं, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। 19 अप्रैल यानी संडे के दिन इम्फाल के इन सारे इलाकों में प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच डायरेक्ट क्लैशेस होने लगते हैं। टीयर गैस, रबर बुलेट, स्टन ग्रेनेड सब कुछ यूज किया जाता है। प्रोटेस्टर्स ने स्टोन, पेट्रोल और कैटापुल्ट्स का इस्तेमाल करा और इसमें भी 6 लोग इंजर्ड हो जाते हैं जिसमें 3 सीआरपीएफ के लोग थे। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट को बंद करना पड़ता है। जगह जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है। गवर्नमेंट एडिशनल फोर्सेस को भेज रही है। मणिपुर के होम मिनिस्टर ने भी अनाउंस करा है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद और एक्स्ट्रा काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस को मणिपुर में भेजा जाएगा। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल रही है। अब सवाल आता है कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है। देखो, अगर ऑनेस्टली बात करें तो मणिपुर मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फेलियर्स में टॉप नंबर पे आता है। लगभग 3 साल बीत जाने के बाद, 250 से ज्यादा होने के बाद, 60,000 लोग डिस्प्लेस होने के बाद, जो आज भी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, हजारों घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये सब सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर हैं। असलियत में आंकड़े हमेशा गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर से ज्यादा दिखाई देते हैं। मोदी गवर्नमेंट ना तब इसे पब्लिकली एड्रेस कर रही थी और ना आज इसे एड्रेस कर रही है। मणिपुर को मीडिया से लेकर सरकार सब लोग इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं और ये सच में बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और ये फ्रेश दोबारा इसीलिए हुए क्योंकि पिछले 3 साल में सिस्टम ने रूट कॉज को एड्रेस करने में टोटल फेलियर दिखाया है। बीरेन सिंह जब सीएम थे तभी उन पर आरोप लगे थे कि वो मैतीस की साइड ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको रिमूव करने में कई महीने बिता दिए और तब तक पूरा स्टेट जलता रहा। हिल्स और वैली पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। चेक पॉइंट्स, बफर जोन्स, मिलिशिया, कर्फ्यू, इंटरनेट शटडाउन सब कुछ मिलाकर एक वॉर जोन जैसी सिचुएशन है। ऐसा हर जर्नलिस्ट बताता है जिसने वहां पर ग्राउंड पे विजिट करा है। दोनों कम्युनिटीज के पास लूटेड वेपन्स अभी भी पड़े हुए हैं जो पुलिस आर्मरी से चुराए गए थे और आज तक रिकवर नहीं हुए हैं। जब हथियार ऐसे लोगों के हाथ में है जो रेडिकलाइज्ड हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और कोई पॉलिटिकल वहां पर सोल्यूशन ना निकल रहा हो, तो फिर एक रॉकेट अटैक काफी होता है सब कुछ फिर से भड़काने के लिए। और सबसे सैड बात यह है कि खेमचंद सिंह फाइनली कुछ कोशिशें कर रहे थे, कुकी रिलीफ कैंप विजिट कर रहे थे, एमएलए से मिल रहे थे, विलेज में जाके लोगों से मिल रहे थे, तभी ये अटैक होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ एलिमेंट्स जानबूझकर पीस एस्टैब्लिश होने ही नहीं देना चाहते, जैसे ये लोग चाहते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअसली चलता रहे। और यहीं पर आता है वाला एंगल। देखो, मणिपुर गोल्डन ट्रायंगल के बिल्कुल पास में पड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल साउथ ईस्ट एशिया का एक रीजन है जो सिविल वॉर टॉर्न म्यांमार को कवर करता है। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अकॉर्डिंग ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रैफिकिंग कॉरिडोर्स में से एक है। यहां से ओपियम, सिंथेटिक जैसे मेथाम्फेटामिन ये सब निकल के पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका इंपैक्ट मणिपुर तक आना शुरू हो गया है। स्पेशली लास्ट 15-20 सालों में मणिपुर में का ट्रेड काफी एग्रेसिवली बढ़ा है। जब से यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज और यूएन ने म्यांमार और गोल्डन ट्रायंगल पर क्रैकडाउन करना शुरू करा है, तब से ये पूरा नेटवर्क इस रीजन के वेस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगा है, मतलब सीधा मणिपुर की तरफ आने लगा है। और इस शिफ्ट को और ज्यादा बढ़ाया यहाँ के लोकल गैंग्स और आर्म्ड ग्रुप्स ने, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप से आते हैं और के धंधे में इन्वॉल्व हैं। कुकी हो, नागा हो, मैती हो, हर कम्युनिटी के लोग इससे जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ से इजी मनी मिलता है। म्यांमार के साथ पोरस बॉर्डर होने की वजह से ट्रैफिकिंग रिलेटिवली आसान हो जाती है और इसी वजह से ये ग्रुप्स एक्टिवली इस ट्रेड में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और इसीलिए मणिपुर जितना ज्यादा डिस्टर्ब रहता है उतना ज्यादा इन लोगों को फायदा रहता है। गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को इस काम में इन्वॉल्व करना और आसान हो जाता है। में इनको आसानी मिलती है, कवर अप इजी हो जाता है और इसीलिए ऑब्वियस सी बात है ये लोग कभी भी मणिपुर में पीस एस्टैब्लिश होने के पक्ष में नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा अगर कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि ये जो प्रोजेक्टाइल अटैक हुआ है वो भी ऐसे ही किसी ग्रुप ने करवाया है जो
रैंकिंग में शामिल था। अब आगे की बात करें तो देखो मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार चल रही है, फिर भी 3 साल से एक स्टेट को ये लोग स्टेबल नहीं कर पाए, जबकि मणिपुर कोई बहुत बड़ा स्टेट भी नहीं है, सिर्फ 38 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। लेकिन यहां पर जो हो रहा है उसने हमारी आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस सबको एग्जॉस्ट करके रख दिया है। वैसे तो हम बहुत बड़े विश्वगुरु बने फिरते हैं, हमास इजराइल वॉर हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, यूएस इजराइल ईरान वॉर हो, हम सब जगह डायलॉग डिप्लोमेसी वाली लाइन चिपका देते हैं। मोदी जी पुतिन और जेलेंस्की दोनों को फोन घुमा के पीस करवाने की बात करते हैं, पर अपने देश के ही एक स्टेट में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन 3 साल से बनी हुई है, फिर भी कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। हार्टलैंड के किसी स्टेट में जरा सा अगर कुछ हो जाता है तो दिन रात मीडिया वाले वहां पे कवरेज करते रहते हैं, टीआरपी के लिए यहाँ पे बंदरबाड़ शुरू हो जाता है, लेकिन मणिपुर के इशू पर सारे मुंह पे ताला डाल के बैठे हुए हैं। बात बात पे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कितना बड़ा स्कैम है अब पता चल रहा है। खैर, इस पर किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे, पर फिलहाल हकीकत तो यह है कि मणिपुर का इशू अब सिर्फ मैती या कुकी का नहीं रह गया है, ये गवर्नेंस फेलियर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन चुका है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी, अमित शाह, पीएम मोदी, इन सब के लिए ये एक ऐसा काला धब्बा बन के रह जाएगा जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा, और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।